अगर आप वीडियो का टाइटल देख के यहाँ तक आए हैं जिसमें लिखा है 100% सफलता 50% मेहनत के साथ में, तो दो बातें बिल्कुल क्लियर हैं। एक तो आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात है कि प्रीलिम्स आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता चला जा रहा है। इस मुश्किल होते प्रीलिम्स के साथ में मैं अगर आपसे कहता हूँ कि 100% सफलता 50% मेहनत के साथ में, तो आप क्या यकीन करेंगे? बहुत सारे लोग यकीन नहीं करेंगे, बहुत सी वाजिब सी बात है। लेकिन फिर मैं आपसे कहूँगा कि चलिए मैं एक ऐसा आपको सिस्टम बताता हूँ जिससे ये चीज़ें आपकी हल हो सकती हैं। तो उस सिस्टम में क्या है कि मैं आपसे बोलूँगा कि मैं एनालिसिस करूँगा, ठीक है? मैं एनालिसिस करूँगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की। फिर आप मुझसे बोलेंगे कि ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की एनालिसिस तो बहुत सारे हज़ारों वीडियोज़ यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। लेकिन मैं कहूँगा आपसे कि वो सब फालतू का रायता है जो केवल आपको भटकाने के लिए यूज़ हुआ है, ठीक? ऐसी बात तो आप कहेंगे ऐसी बात क्यों है? फिर मैं बताऊँगा आपको ऐसी बात क्यों है। फिर मैं आपको इस पीपीटी पे मैं इस आपको पीडीएफ पे लेके जाऊँगा जहाँ पे मैंने एनालिसिस की है, और इस एनालिसिस में अभी एक सब्जेक्ट को ही मैंने उठाया है। इस सब्जेक्ट की एनालिसिस कुछ इस तरीके से है कि आप ये अल्टीमेटली 80% आप ये गेस कर सकते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से आने वाले हैं, राइट? 80% बिल्कुल मैं सही, अब बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। आप 80% ये गेस कर सकते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से आए हुए हैं। इस बार मैंने इस सब्जेक्ट को उठाने के लिए, मतलब इसके एनालिसिस, ओडीएस पेपर्स के एनालिसिस करते हुए मुझे ये पता चला कि जो क्वेश्चन का लेवल जो है वो दिन पे दिन टफ होता चला जा रहा है, ये बात सही है। लेकिन उसके साथ में एक मुद्दा जो जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन का लेवल ज़रूर बढ़ रहा है लेकिन वो टॉपिक वही हैं, वही सारे टॉपिक हैं, बस उनकी थोड़ी सी क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्तियाँ बदल रही हैं, ठीक? वो एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाने लगे हैं और थोड़ा सा बदलाव उनमें हो रहा है, एक बात। दूसरी बात ये है कि अब ये जो बदलाव हो रहा है तो इसको हम लोग टैकल कैसे करेंगे? तो इस बार मैंने केवल उठाया, मैं 4 दिन से इसी प्रोग्राम में लगातार जुड़ा हुआ था, और इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं तो मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, जो मैंने कैप्शन लिखा है 100% सफलता 50% मेहनत के साथ में, वो बिल्कुल आपको साकार होते अभी नज़र आएगी। बहुत दूर की बात नहीं है, जब आप तैयारी करेंगे तो बात दूर की है, लेकिन ये अभी नज़र आएगी। अभी ये कैसे नज़र आएगी? ऐसे नज़र आएगी कि मैंने पॉलिटी को उठाया है यहाँ पे। 2019 से लेकर 2023 तक के जितने क्वेश्चन थे, सबका सोल्यूशन और सबकी प्रॉपर एनालिसिस की है। इस वीडियो को मैं ऐसे दिखा देता हूँ आपको एक बार पीडीएफ, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। 2023 का पेपर नीचे था, ये 2022 का है पेपर है, इसके बाद ये 2021 का पेपर है, इसके बाद ये आपको मिल जाएगा 2020 का पेपर, और ये 2019 का पेपर। ये पॉलिटी पेपर के एनालिसिस है। पॉलिटी पेपर के एनालिसिस जब हम करते हैं तो 3-4 चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखेंगे कि हम लोगों को सबसे पहली बात है कि जब हम पूरे पेपर की जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि एवरेज किसी सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं एवरेज जब यहाँ से निकालता हूँ टोटल, ये वाली जो लाइन ड्रॉ होती है 2019, 20, 21, 22, 23 में आपसे 21 से 22 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। 21 और 22 में कन्फ्यूजन है, अलग अलग आंकड़े होते हैं, ठीक है? 2023 का ये कहानी थी। 2021 की कहानी ये है कि यहाँ पे आपको 26 क्वेश्चन पूछे गए, जो भी बहुत शानदार था। अगर आप इसमें पॉलिटी अगर अच्छे से करते हैं तो ये समझ लीजिए कि 1/3 लड़ाई आपकी लगभग यहीं से ख़त्म हो जाती है, ठीक है? तो मैं अगर एवरेज निकाल लेता हूँ तो ये एवरेज जब लगभग अभी जा रहा है 20 के आसपास, ये वाली जो लाइन बन के आ रही है, ये वाली 20 और 19 के आसपास, मैं एवरेज 20 मान के चल रहा हूँ, 20 क्वेश्चन का एवरेज, ठीक है? इस 20 क्वेश्चन में मैं आपसे कहूँगा कि 80% से लेकर 90% के बीच में आप तो सीधे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से आने वाले हैं। अब ये चीज़ें मैंने कैसे की हैं, इसको मैं लेके आता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है? इसको कैसे यहाँ पे लेके आता हूँ। ये 2023 जो है उसका क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन था, उसको मैंने सोल्यूशन तैयार किया, और सोल्यूशन मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कैसे तैयार किया, ये मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो है ये 2023 का पेपर है, इसका मैंने सोल्यूशन पूरा तैयार किया बैठ के। और इसमें जितने भी आपको ये जो येलो ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये दरअसल है क्या? तो ये वो टैग हैं जो टैग बार बार रिपीट हो रहे हैं, मेरी बात आप ध्यान से सुने, बार बार रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चंस यहीं से ही निकल के आ रहे हैं, बार बार आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो यहीं से ही निकल के आ रहा है, राइट? इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है? और दूसरी चीज़, जब मैं इस एनालिसिस को कर रहा हूँ तो मैं कितनी बातें ध्यान में रखता हूँ, ये मैंने सोल्यूशन तैयार किया है। और ये सोल्यूशन 2000 आपको ये कहाँ से मिला? 2021, 22, 23 तीन का है, ठीक है? एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है, जब मैं ये कर रहा हूँ, जब मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मैं एनालिसिस में किन किन बिंदुओं को मैंने ध्यान में रखा हुआ है। जैसे कि आर्टिकल से आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक? पार्ट से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेट से जो फैक्चुअल डेटा है उससे कितने आते हैं,
मैचिंग से कितने क्वेश्चन आए, ऑर्डर से कितने आए, स्टेटमेंट से कितने आए, स्टेटमेंट और रीजन वाला क्वेश्चन, शेड्यूल से कितने आए, और स्टेटमेंट जो केवल स्टेटमेंट वाइज थे जिसमें 2 स्टेटमेंट दिए होते हैं ए और बी, और इसमें आपसे बोला जाता है कि ए सही है, बी सही है, ए बी की व्याख्या करता है, ए सही है, बी सही है, ए बी की व्याख्या नहीं करता है, ए सही है, बी गलत है, बी गलत है, ए सही है। ठीक है, ऐसे करके होता है। इस तरीके से इसमें देखिए 8 क्वेश्चन आए और इनको भी मैंने बोल्ड कर रखा है। तो अगर कितना आसान हो जाएगा अगर आपको ये सारी चीज़ें एक साथ मुहैया हो जाएं, एक साथ आपको मिल जाएं, तो कितना आसान हो जाएगा। दूसरी बात, एनालिसिस के क्रम में मैं दो तीन चीज़ें आपको और साफ करता हूँ। एनालिसिस जब हम करते हैं तो 2 लेवल पे होती है। एक तो PYQ मतलब प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं उनकी एनालिसिस, फिर दूसरी है सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस पे मैं बाद में आऊँगा कि आप कहाँ पे खड़े हैं, इससे ये निर्धारित हो जाता है। ठीक है, कि आपकी कैटेगरी कौन से स्टूडेंट पे है, आप लगातार पढ़ रहे हैं, आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आपका कौन कौन सा वीक पोर्शन है और क्या उस पर कितना काम करने की ज़रूरत है, ये अलग की चीज़ हो गई। ठीक, अब आता है प्रीवियस क्वेश्चन। ये मेरा बिंदु है, ये आपका बिंदु है। इसको अब जो लोग साथ में जुड़े हुए हैं उनके इस बिंदुओं को भी हम लोग सुधारने का बहुत प्रयास करते हैं। इस बिंदुओं पर मैं आता हूँ प्रीवियस के क्वेश्चन पे। 150 क्वेश्चन में आप देखते हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन के गलत आंसर दिए जाते हैं या फिर वो गलत क्वेश्चन होते हैं। ठीक, अब दूसरी बात है, लगभग देखा गया है कि 38 से 40 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं करंट के, और अलग अलग सेक्टर से अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब करंट की भूमिका यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, करंट को आप नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करेंगे। अब आता हूँ मैं सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट में अगर मैं सबसे पहले मैंने पॉलिटी उठाया, इसमें मुझे 4 दिन टोटल लगे। इस पॉलिटी के क्रम में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब आप एनालिसिस करेंगे तो एनालिसिस करते समय इस सब्जेक्ट की जब आप एनालिसिस करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए इस सब्जेक्ट से एवरेज कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पॉलिटी से जैसे मैंने आपको बताया कि एवरेज 20 क्वेश्चन आपको 20 क्वेश्चन आपको देखने को लगातार मिलते हैं। ठीक, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस प्रवृत्ति के हैं, कहाँ से हैं। जैसे फैक्चुअल क्वेश्चन कौन सा है, ठीक, और कथन कारण वाले क्वेश्चन कितने हैं, ठीक, जिसमें एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपसे पूछा जाता है। तीसरे नंबर पर 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं जो अभी मैंने आपसे बताया। चौथे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो मैचिंग वाला क्वेश्चन आता है, मैचिंग, जिसमें आपको 4 फैक्ट दिए जाते हैं, 2 3 4, ठीक, इसको आपको मैच करना होता है। और 5वें नंबर पे क्रोनोलॉजी। आप पूरी पॉलिटी के पूरे 5 साल के क्वेश्चन उठा के देखिए, इससे बाहर ये जो कैटेगरी जो मैं बता रहा हूँ, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन अभी तक गया नहीं है। एक बात, ठीक, इससे पता क्या चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो सब्जेक्ट है मुझे कैसे पढ़ना है, कितनी चीज़ें मुझे फैक्चुअल उसमें ध्यान में रखनी है। क्रोनोलॉजी है, मतलब ऑर्डर में आपको लगाना है, कालानुक्रम के आधार से आपको लगाना है। उसका मतलब देखिए ये होता है कि आप जब ये चीज़ पढ़ रहे हैं तो कौन सी चीज़ आपको पहले जो पढ़ी है आपने, जो इवेंट हैं उनका टाइम याद रखें। जैसे हिस्ट्री में भी इस टाइम की बहुत भूमिका बढ़ जाती है, ऐसे पॉलिटी में भी बढ़ जाती है। ये आपसे पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल पहले आया, मतलब कौन सा आर्टिकल पहले है, कौन सा बाद में है, अलग अलग आपको 3 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे। ठीक, ऐसे ही अगर कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री आपसे अगर पूछी जा रही है तो वहाँ से आपसे ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा इवेंट पहले हुआ। ठीक, ये आपसे चीज़ें पूछी जाएंगी, जैसे संविधान सभा की बैठक पहले हुई, या फिर जो संविधान सभा के लिए जो इलेक्शन था उसकी डेट क्या होगी। ऐसे आपको 4-5 चीज़ें ऐसे उठा के आपको देगा, ठीक है, आपको वो बतानी होगी। तीसरी चीज़ है मैचिंग का मतलब है कि 4 आपको फैक्ट रटे होने चाहिए। ठीक, ये है। और है फिर क्रोनोलॉजी मैंने बता दी। तो मतलब कहने का मतलब है जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है, ये बात है, क्वेश्चन पेपर जो आपका है वो बिल्कुल बैलेंस तरीके से बनाया जाता है। और अगर इसी में मैंने जो अभी एनालिसिस की 2023 के पेपर में, इसमें स्टेटमेंट के जो क्वेश्चंस हैं जो कथन कारण वाले होते हैं, कथन कारण वाले के बाद में जो स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट जैसे मैंने बताया, ए और बी सही है, ए बी की व्याख्या करता है, ए सही है, बी सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता, ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनकी भूमिका 8 बढ़ गई थी यहाँ पे। ये बहुत, और इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको पता चलता है कि अभी तक जो भी पेपर हुए हैं उनमें ये पेपर ऐसा था 2023 का जिसका व्यू जो था वो एनालिटिकल व्यू था। ठीक, वो फैक्चुअल बेस पे इतना क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया। अब मैं आता हूँ ये चीज़ें क्या लिखी हैं, तो मैंने जैसे आपको बताया कि जब हम क्वेश्चन पेपर में जब हम पढ़ते हैं, इधर जब मैं क्वेश्चन पेपर में पढ़ता हूँ 2023 का ये क्वेश्चन है, उसका सोल्यूशन मैंने लिख रखा है, तो इसको मैंने बोल्ड कर रखा है अलग अलग तरीके से। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बार बार कहाँ से निकल के आएंगे, तो जब आप 3 और 4 साल के जब आप क्वेश्चंस को ध्यान में रखेंगे, बार बार उनको देखेंगे, पहुँचेंगे वहाँ तक, तो आपको ये पता चलेगा कि कुछ एक ऐसे पॉइंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं हर साल, जिनसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और 80% क्वेश्चन वहीं से रिपीट होते हैं। ठीक, अब ये जो मैंने लिस्ट यहाँ पे प्रिपेयर की है
ये जो लिस्ट आपसे मैंने ईयर वाइज ईयर इसको प्रिपेयर किया है, बिल्कुल ईयर वाइज ईयर। इतनी चीज़ों को अगर आप कर लेते हैं, ठीक, पिछले 5 सालों की, ठीक है, अगर पिछले 5 सालों की इतनी चीज़ों को कर लेते हैं थॉरली, तो आप किस भूमिका में पहुंच जाएंगे। मैं ये गारंटी आपको देता हूं कि आप किसी भी सब्जेक्ट में, मैं हिस्ट्री की गारंटी नहीं देता हूं, हिस्ट्री बहुत अतरंगी सब्जेक्ट है, वहाँ पे कहीं से भी कुछ भी निकल के आता है बाहर। लेकिन अदर जो भी सब्जेक्ट है, 4-5 सब्जेक्ट आपके पास में, उसमें मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप बहुत अच्छे परसेंट पे होंगे, 90% आपकी एफिशिएंसी अच्छी होगी। हो सकता है कि किसी किसी सब्जेक्ट में ऐसे सब्जेक्ट जिसमें अच्छा स्कोर किया जा सकता है, जैसे पॉलिटी, ठीक, जैसे कि इन्वायरमेंट, इनमें बहुत अच्छा आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब 2023 का मैं एक बार आपको क्वेश्चन पेपर जैसे आपको दिखा देता हूँ, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कहानी क्या है और यूपी पीसीएस की सफलता का मंत्र क्या है, प्रीलिम्स सफलता का मंत्र क्या है, जो अभी तक रायता आपको परोसा जा रहा है, लगातार परोसा जा रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ऐसी मकड़ जाल में बच्चे फंस जाते हैं। बच्चे मतलब मजबूरी भी है, क्या करें जब कोई चीज़ है नहीं मार्केट में अवेलेबल। इतनी मटेरियल की बम्बार्डिंग करा दी जाएगी और ऐसे चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी जो आपको लगेगा कि नहीं यही सब चीज़ें हैं। तो देखिए, ये मैंने अलग अलग सेक्टर का किया है, इसमें ये पॉलिटी है, और आगे वाले जो वीडियो आपको देखने को मिलेगा उसमें आपको हिस्ट्री भी मिलेगी, उसमें आपको ज्योग्राफी मिलेगी, उसमें आपको एनवायरनमेंट मिलेगी, उसमें आपको अन्य सब्जेक्ट जो भी और बचे हुए हैं सारे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने किया ये है कि मैंने इसका पहले मैंने सोल्यूशन तैयार किया था, हालांकि इसमें मैंने सोल्यूशन दिया नहीं है, लेकिन इसमें मैंने किया है जैसे पहला क्वेश्चन 2023 का पहला क्वेश्चन। मैं केवल ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये बैठ के अभी मैं सॉल्व करा रहा हूँ, मैं केवल आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि कहानी क्या है, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें, ठीक। जैसे आपसे ये पूछा गया, जैसे आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है ये 2 स्टेटमेंट कथन कारण वाला, ठीक है, ये आपसे कैसे पूछा गया, जिसमें एक स्टेटमेंट होता है, दूसरा उसका रीज़न होता है। जब ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे एक इसके बीच में क्योंकि लिखना है, क्योंकि लिख के जब अगर पढ़ें और वो क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है, वो अगर सेटिस्फाई करता है, आप जो बोल रहे हैं, जो लिख के आ रहा है वो अगर सेटिस्फाई करता है तो ये कथन कारण सही होता है, अन्यथा नहीं होता है, ठीक। बाकी ये और ये क्या सही है क्या गलत है ये आप पता कर ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ लिखा पहला क्वेश्चन जैसा था, मैं अभी मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा, लेकिन आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन कैसे आता है। इतनी चीज़ें आप सीख लीजिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें कौन सा था, मैं बहुत जल्दी इसको करा रहा हूँ। जैसे राष्ट्रपति संसद का भाग है, ठीक। अब यहाँ पे राष्ट्रपति लिखा है तो ये राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन संबंधित था संसद से। जब आप इंडियन पॉलिटी की जब लक्ष्मीकांत खोलेंगे तो पहला स्टेंजा जो उसका है संसद का, उसमें ये पॉइंट लिखा हुआ है और उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आर्टिकल 79, आर्टिकल जो 79 है वो ये कहता है कि संसद के गठन की बात करता है। और ये संसद आपको मिलती कहाँ है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में कहाँ पे मिलती है, 79 से लेके 122 तक, ठीक है। फिर 123 में आपको राष्ट्रपति के अध्यादेश शक्तियाँ मिल जाती हैं। तो यहाँ पे जब 79 में आप सबसे पहले आर्टिकल में संसद में आप पहुँचते हैं तो आप वहाँ पे संसद के गठन की बात की गई है, जहाँ पे ये लिखा गया है कि संसद 3 तत्वों से मिलकर बनेगी, एक प्रेसिडेंट होगा, एक लोकसभा होगी, एक राज्यसभा होगी, ठीक है। दूसरी बात है, यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट लिखा गया है, ये बात सही है, तो हाँ ये बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता, ठीक है, तो ये भी बात सही है। लेकिन क्या ये इसको जस्टिफाई करता है, तो हाँ ये बिल्कुल जस्टिफाई करता है। और ये दूसरा स्टेटमेंट लिखा कहाँ है, तो जब आप आर्टिकल 111 में आप जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे राष्ट्रपति जो विधेयक पर अपनी अनुमति देता है उसके बारे में लिखा गया है, जैसे वह विधेयक पे अपनी स्वीकृति देगा या सुरक्षित रखेगा या उसको पुनर्विचार के लिए वापस कर देगा, ठीक। और अगर वापस कौन सा नहीं होगा, तो एक तो धन विधेयक बिल्कुल भी वापस नहीं कर सकता है, ठीक, वो या फिर सुरक्षित उसको अपने पास रख सकता है या फिर उसको परमानेंटली क्वेश कर सकता है। क्वेश करने का मतलब अत्यंतिक उस पर वीटो लगा सकता है, लेकिन वापस नहीं कर सकता। वापस इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी पूर्व अनुमति होती है, मनी बिल पे हमेशा पूर्व अनुमति राष्ट्रपति की होती है, ठीक है। चलो और हाँ एक चीज़ और है, इसी पॉइंट में मुझे एक चीज़ और बतानी थी। 1971 में जो 24वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें राष्ट्रपति जो होता है, जो बिल होता है, उसको उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बिल होता है उस पर उसकी स्वीकृति देना अनिवार्य कर दिया था, ठीक है। मैं केवल क्वेश्चन की प्रकृति दिखा रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन आया है, कैसे इसमें एनालिसिस करनी है, साधारण सा क्वेश्चन था। नंबर दूसरे पे आते हैं, इसमें जैसे लिखा, उच्चतम न्यायालय के मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन हैं। अब आप जब भी हमेशा रिट पढ़ते हैं, एक तो सबसे बड़ी समस्या है, आप अगर फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं तो आप सीधे उठाते हैं आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल
30 तक, 29-30 तक आप पढ़ेंगे, फिर आप 32 में सीधे चले आएंगे और 32 में आप ये पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तरीके से के तहत रिट जारी कर सकता है। कब जारी कर सकता है? जब किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकारों का हनन जब हो रहा हो तो वो रिट जारी कर सकता है। ठीक है, लेकिन 32 के अंदर क्या लिखा हुआ है, इन चीज़ों को आप नहीं पढ़ते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदान है कि बंदे प्रत्यक्षीकरण ये रिटों के नाम लिखे हुए मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो तो उसके रिट का प्रयोग कर सकता है। ये बिल्कुल बात सही है, आर्टिकल 32 में मिलता है ये आपको। ठीक, दूसरे नंबर पे लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ संसद को यह अधिकार है कि वह कानून बना सकती है कि कोई अन्य न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट से अलग है अपनी अधिकारिता यानी अपनी सीमा के अंदर उच्चतम न्यायालय की दी हुई इन शक्तियों का प्रयोग कर सके। कौन सी शक्तियों का प्रयोग कर सके? इन शक्तियों का, रिट जारी करने की शक्ति। अब आप केवल यही जब आर्टिकल 32 में, मैं ये आपको कमियां बता रहा हूँ आपकी, जब आप आर्टिकल 32 में जब आप पढ़ते हैं तो केवल आप यही पढ़ के भूल जाते हैं कि हुआ क्या है। ठीक, लेकिन आपको पढ़ना है आर्टिकल 32 ए में क्या लिखा है, 1 में, 2 में, 3 में। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल इसमें सही था, जिसमें ये आर्टिकल 32 का जो सी पार्ट है वो आपसे ये बोलता है कि संसद को ये अधिकार है कि किसी भी न्यायालय को ये अधिकार दे दिया जाए। कौन सा अधिकार? जो आर्टिकल 32 सेकंड से आपको मिलता है, यानी रिट जारी करने का अधिकार उसके क्षेत्राधिकार के अंदर। तो ये दोनों चीज़ें हैं। इसमें मैंने क्या बताया, इसमें मैंने बताने का उद्देश्य ये था कि आप इन चीज़ों को ज़रा इन चीज़ों को देखें कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट 14 से 30 तक पढ़ लिया, फिर 32 पढ़ लिया और छोटी छोटी चीज़ें आपने याद कर ली, फिर भूल गए। ठीक, इसके बाद में क्या था, 13 में क्या लिखा हुआ है आपको नहीं पता है, और 12 में क्या है नहीं पता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है इधर उधर क्या है। 31 में क्या है, जैसे आर्टिकल 31C, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 31C आपका जो 25वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट बिल था उससे लाया गया। क्यों लाया गया? तो बैंकिंग का जो मामला था जिसमें कपूर एंड जो एक कपूर साहब थे और उनका केस चला यूनियन ऑफ इंडिया के साथ में, उसके तहत ये लाया गया उसको बंद करने के लिए। ठीक है, जिसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना था। तो उसमें ऐसी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, इनको छोड़नी नहीं है, उसमें बिल्कुल छोड़नी नहीं है। तो ठीक है, इसको ऐसे देना था। देखिए पहला क्वेश्चन भी ऐसा ही था, कथन कारण वाला। दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक, ये वाला देखिए दोनों सही, कौन सा नहीं। ठीक, तीसरी बात है, फिर देखिए क्वेश्चन का तरीका देखिए, जो मैंने आपको बताया मैचिंग से क्वेश्चन आता है। मैचिंग से देखिए क्वेश्चन पकड़ा हुआ बिल्कुल रखा हुआ मिला आपको। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और याद रखें, मैचिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने केवल ये रख लिया। मैचिंग में जो आपको ये कीवर्ड यहाँ पे लिखे हुए मिलते हैं, जो ये टैग्स जिनको मैं टैग्स बोलता हूँ, ये अगर टैग्स कहीं पे आपको लिखे हुए मिलते हैं तो यही टैग्स जो हैं वो किसी क्वेश्चन के रूप में आपके अगले साल आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। क्यों? जैसे क्या निर्वाचन आयोग बार बार नहीं पूछा जाता है? हर बार पूछा जाता है। अभी मैं दिखाऊंगा पिछले पेपर में। यूपीएससी लोक सेवा आयोग क्या नहीं पूछा जाता? बिल्कुल पूछा जाता है। फाइनेंस कमीशन है वो नहीं पूछा जाता, 280 वाला बिल्कुल पूछा जाता है। या अनुसूचित जाति आयोग या अनुसूचित जनजाति आयोग बिल्कुल पूछे जाते हैं। इसलिए कहने का मतलब है जब आप ये अगर पढ़ें तो इनको पढ़ने में इनको भी समाहित कर लें, इनको थॉरली पूरा पढ़ जाएं। ठीक, उनके प्रॉपर नोट्स बना लें। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें आपको क्या मैचिंग करनी थी। तो मैचिंग करने में क्या क्या दिक्कतें थी? कोई दिक्कत नहीं थी, बस आपको केवल रख लेना था। एससी जो कमीशन है वो 338 में मिलता है, फाइनेंस कमीशन जो है 280 में मिलता है, यूपीएससी आपको 315 में मिलती है और निर्वाचन आयोग 324 में मिलता है। बस इसमें केवल इतनी वाली चीज़ें थी। ठीक, और जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे ये लिखा था, बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश प्रतिषेध। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब हैबियस कॉर्पस, परमादेश मतलब मैंडेबस, प्रतिषेध मतलब प्रोविशन और प्रेषण मतलब सर्टियोरारी, अधिकार परीक्षा मतलब क्यों वारंटो। इन सब चीज़ों में क्या क्या एक एक स्टेटमेंट की लाइन होती है उनको ज़रा देख लें। बस यही तैयारी करने का सही, मेरे बताने का मकसद ही यही है कि मैं आपको सही राय दे सकूं जिससे उसका प्रतिफल आपको मिल सके। और ये प्रयोग मैंने स्वयं किया है, ये प्रयोग मैंने जिनको कराया है अपने पेड बैच में, उनका रिजल्ट शानदार था। शानदार का मतलब शानदार था। वो केवल पास नहीं किए, वो बहुत अच्छे मार्क्स से उन्होंने पास किया। दूसरी चीज़ है, इस पे आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे। जैसे महान्यायवादी की जैसे बात इसमें की गई है, क्वेश्चन नंबर 4। अब महान्यायवादी जैसे भी आप पढ़ेंगे इसमें आपको 2 लिखे हुए हैं। जैसे महान्यायवादी जो होता है ऐसे पद की नियुक्ति करता है, ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होती है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए अहर्त होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बिल्कुल सही बात है। दूसरी न्यायाधीश अपने पद की प्रक्रिया के लिए उसी प्रकार हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। बिल्कुल गलत बात है। क्यों गलत बात है? तो जब आप
महान्यायवादी के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो ये आपको मिलता है आर्टिकल 76 में। मेरी कभी कभी जो है टंग ट्विस्टर वाली ये सब चीज़ें हो जाती हैं जल्दी बताने के चक्कर में, ठीक है। नियुक्ति इसकी कौन करता है? नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति करता है, और अर्हता उसकी जो होती है, यानी जो उसकी मांग है वो क्या होती है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए जो होती है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए क्या उसकी अर्हता होती है? यानी वो भारत का नागरिक हो, वो हाई कोर्ट का 5 साल का जज बना हो, या फिर वो हाई कोर्ट में 10 साल तक प्रैक्टिस करता हो वकील के रूप में, या फिर वो राष्ट्रपति के नज़र में कानून का बहुत बड़ा ज्ञाता हो, ठीक। तो ये चीज़ें होंगी क्या? जब वो बनेगा भारत का न्यायवादी। और भारत का जो न्यायवादी होता है, इसका कार्यकाल जो होता है, कार्यकाल, ये सारी चीज़ें आपको ऐसे याद करनी पड़ेंगी। कार्यकाल जो होता है वो संविधान में लिखा नहीं होगा, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर रहते, यानी राष्ट्रपति के मतलब उसके बिहाफ तो मैं नहीं बोलूँ, राष्ट्रपति की देख रेख में ही अपना काम करता है, ठीक। इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, राष्ट्रपति जब चाहे उसको कान पकड़ के बाहर निकाल सकता है, ठीक है। तो इसलिए जबकि जो सुप्रीम कोर्ट के जो आपके वो होते हैं, जजेस होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, या हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उनके लिए पूरी प्रक्रिया का काम किया जाता है, जो संसद के दोनों सदनों से पारित होगी, राष्ट्रपति से पारित होगी, इसके बाद में उनका रिमूवल किया जाएगा, जबकि इस दशा में बिल्कुल नहीं किया जाएगा, ठीक। ये कैसे होता है? क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर होता है और ये सरकार का प्रमुख अधिकारी होता है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जैसे पैरवी करता रहता है। अभी जैसे आपने खूब सारे नाम ऐसे पढ़ रखे हैं, इसी के नीचे एक महान्यायवादी जो होता है, इसी के नीचे जिसको बोलते हैं, इसी महान्यायवादी को बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, और इसके नीचे आपको सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मिलते हैं। मैंने ये चीज़ें क्यों बताई? सवाल तो ये था नहीं, सवाल इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें बताई, जब आप पढ़ेंगे इसको महान्यायवादी, जैसे मैंने ये टैग किया है यहाँ पे, तो आप इतनी चीज़ें कम से कम तैयार करेंगे, ठीक। और इतनी चीज़ें आपने 5 साल की अगर तैयार की हैं, आई सीरियसली गारंटी कि 80% से ज़्यादा आप सही करके आएंगे। 20 सवाल अगर आते हैं तो 16 से ज़्यादा आप हर हाल में सही करके आएंगे। और मैं बताऊं, मैं अपने, खैर छोड़ो, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे जैसे लिखा है, यहाँ पे विधान परिषद की बात जैसे की गई है, ठीक। विधान परिषद के गठन के संबंध में बहुत सारे 2 कथन। अब एक चीज़ आप नोटिस जैसे ये करें, तो इसमें जो क्वेश्चन जो आपके सामने निकल के आए हैं, वो इसमें केवल ऐसा है कि कथन कारण है या 2 स्टेटमेंट हैं, जिनको बोलते हैं क्या सही है क्या गलत है, ये ऐसी चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो सीन क्या है? सीन यही है। फिर बार बार आप देखिए, विधान परिषद ये वाला जैसे था, इसको आप देख लें। तो मैंने कुल मिला के मैं बस केवल ये दिखाने की कोशिश करता हूँ, विधान परिषद का जैसे गठन जो होता है, उसमें पहले स्टेट की भूमिका होती है, लेकिन स्टेट जब पारित कर देता तो पार्लियामेंट उसको पारित करती है। और स्टेट की जो भूमिका है इसमें इसकी जो मंजूरी है उसकी गारंटी नहीं होती है, ठीक। कम से कम 40 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही बात है, विधान परिषद में इससे कम हो नहीं सकते हैं। और स्टेट से ये 2/3 मेजॉरिटी के साथ में पास होना चाहिए। फिर इसके बाद में जब इसको पार्लियामेंट पास कर देती है तो ये बन जाता है। इस समय कितने हैं? तो इस समय 6 हैं। कौन कौन से हैं? तो आंध्र तेलंगाना है, कर्नाटक महाराष्ट्र है, और बिहार और यूपी है। मैंने इसको अलग अलग क्यों बताया? ये याद करने का एक तरीका है। पहले जम्मू कश्मीर था, लेकिन अभी नहीं रहा। याद करने का तरीका कैसे? जैसे आंध्रा के पास में तेलंगाना हो गया, दोनों याद कर लिए। कर्नाटक के पास में जैसे ये आपका महाराष्ट्र हो गया, दोनों याद कर लिए। और बिहार और यूपी लगा है, दोनों याद कर लिए। 6 खत्म हो गए, ठीक है। इस तरीके से इसको केवल आपको देखना होता है, ठीक, याद रखना, ठीक है। तो ये दोनों कथन सही थे, ठीक। फिर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की जैसे बात की गई है, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की जैसे जो बात की गई है, तो उसमें सारी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को देखो, बहुत कुछ खास इसमें है नहीं। इसमें उसी दिन यहाँ पे आपको फंसाता है। इस प्रकार की घोषणा होने के लिए उसी दिन विधिमान नहीं होंगे उसके द्वारा किए गए काम। तो सेकंड स्टेटमेंट जो होता है इसमें इसीलिए गलत हो जाता है। उस दिन के भी काम जो है वो मान्य होते हैं, ठीक। नंबर 7 पे जब आएंगे तो फिर देखिए ये किस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कालानुक्रम यानी ऑर्डर लगाना। चलिए देखिए कितना शानदार है। प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई? जैसे प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई थी 29 अगस्त 1947 को, ठीक है, याद रखना। क्योंकि जो चुनाव हुआ था, जो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो जुलाई और अगस्त में होता है। और इसी के टाइम पे प्रारूप समिति की 46 में चुनाव हुआ। इसके बाद में संविधान सभा गठित की गई दिसंबर के आसपास। और संविधान सभा के जब गठित हो गई तो इसके बाद जब 47 आया तो 29 अगस्त को यह प्रारूप समिति बनाई गई। और इसने अपना पहला मसौदा दिया फरवरी 1948 में। फिर दूसरा है, जैसे यहाँ पे संविधान कब अंगीकृत अधिनियमित किया गया, तो आपको ये पता होगा जब आप कॉन्स्टिट्यूशन, जब आप प्रियम्बल पढ़ते हैं, प्रस्तावना जब आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपको
तारीख मिलती है 26 नवंबर 1949, जो प्रेम्बल स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ऐसे करके पूरी सब चीज़ें लिखी हुई हैं। उसमें जो आखिरी में जो आपको तारीख मिलती है वो 26 नवंबर मिलती है। प्रवत्त का मतलब है कब लागू किया गया, तो ये कब लागू किया, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। फिर क्या हुआ, प्रथम बैठक कब हुई संविधान सभा की, तो 9 दिसंबर 1946, जिसमें अध्यक्ष बनाए गए सचिदानंद सिन्हा, और 11 दिसंबर को यही तारीख मतलब 2 दिन बाद राजेंद्र प्रसाद को प्रॉपर तरीके से अध्यक्ष बनाया गया। अब इसमें आप लोग आने की क्या समस्या है, मैंने कहने का मतलब था अगर ऑर्डर पूछा गया है तो मैंने आपको जैसे बताया था कि घटनाओं का ऑर्डर पूछा जाता, तो घटनाओं का ऑर्डर पूछा गया है, ठीक है। पंचायती राज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हर साल पूछा गया, ऐसा है ही नहीं कि कभी पूछा ना गया हो। और जो मैंने टैग डाल रखे हैं वो टैग रिपीट कर रहा है, ये वाला जो टैग है पंचायती राज का वो हर साल रिपीट कर रहा है। अशोक मेहता जैसे समिति की बात की गई, मुस्क सिफारिश में कौन सी नहीं थी, ठीक। तो अशोक मेहता ने कभी भी ये नहीं कहा कि पंचायती राज 3 स्तर की होगी, ये बलवंत राय मेहता ने कहा था। बलवंत राय मेहता वही थे जो गुजरात के मिनिस्टर थे, सीएम थे, और उनकी पाकिस्तान की जो लड़ाई 1965 में हो रही थी उनकी उसमें हत्या कर दी गई थी पाकिस्तान की तरफ से। एक वो अपने चार्टर्ड प्लेन में एक रैली को संबोधित करने के लिए जा रहे थे, उन्होंने 3 स्तर की बात कही थी। लेकिन जो इनका जो अशोक मेहता जो बनाई गई 1970 में, इसमें कभी भी ऐसी बात नहीं की गई थी। दूसरी बात यह है कि चलो अभी मैं यहाँ पे इसको ख़त्म करता हूँ, मैं ये सच ऐसे बता रहा था, केवल बताने का क्रम था, तो ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई, ये मैंने PDF पूरी बना दी है, और ये PDF आपको पूरी मेरे टेलीग्राम जो चैनल है उस पर आपको मिल जाएगी, मैं आपको डाल दूंगा, ठीक। लोकसभा की यहाँ पे बात की महिला स्पीकर की, ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन था जो बिल्कुल बच्चों के तरीके से था, इसमें कुछ सोचने वाला था ही नहीं, समझे। दूसरी चीज़ है संविधान 20 का हिस्सा नहीं है। अब देखिए जैसे मैं कहता हूँ फंडामेंटल राइट अगर आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट होने का मतलब ये नहीं है कि 14 से लेकर 30 तक पढ़ लिए फिर 32 पढ़ लिया बस हो गए। 20 तक पढ़ने का मतलब है कि आर्टिकल 20 को भी ढंग से पढ़ना है, ठीक है। यातना के विरुद्ध ये वाला नहीं है इसमें बिल्कुल भी, ठीक, याद रखना, ठीक। इसमें क्या है, 15 में क्या है, 15 में कथन वही कारण वाला है, इसमें क्या क्या किया, इसकी कहानी है, इसको तो आप देख लीजिए। राज्य की सीमा बदलने के लिए राष्ट्रपति संसद को देता है, इसके लिए राष्ट्रपति विधानमंडल द्वारा प्रस्तावित उस विचार की अवधि के लिए भीतर करते हैं, ठीक है। क्या क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। दूसरी है राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है, बिल्कुल सही बात है, इसमें भी क्या दिक्कत है, सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। संसद के सचिवालय के बारे में बात की गई है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। ऐसे थोड़े से अतरंगी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लेकिन आपको करना है यही। संघ वित्त आयोग, यही वित्त आयोग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यही वित्त आयोग अभी आपको पीछे मैचिंग में देखिए, मैचिंग में आपको देखने को मिला था। मेरे कहने का आशा ये है, मैचिंग में जो स्टेटमेंट में पढ़ा हुआ था वो अगली बार सीधे क्वेश्चन बन जाएगा, और क्वेश्चन ये तो अगली साल की भी बात नहीं है, तो सेम पेपर की बात है। इसलिए मैं कहता हूँ इसको ध्यान से पढ़िए। जैसे इसमें लिखा वित्त आयोग के 6 सदस्य होते हैं, अरे भाई कहाँ 6 सदस्य होते हैं, वित्त आयोग के तो टोटल 4 सदस्य होते हैं, एक आखिरी उसका जो होता है वो उसका अध्यक्ष होता है, तो वो टोटल कौन सा हो जाता है, तो वो टोटल 4 + 1 = 5 हो जाते हैं। 280 से आपको वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन आपको मिलता है, ठीक है। इतनी कोई बहुत वो चीज़ नहीं है। 16 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया थे, ठीक है, याद रखना। अपनी रिपोर्ट वित्त आयोग देता है राष्ट्रपति को। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं कि, और ये इनका काम क्या होता है, केंद्र और राज्य के बीच जो फाइनेंस होता है, जो पैसा होता है उसका बंटवारा ये सब चीज़ें करते हैं। फिर आ गया DPSP और मौलिक कर्तव्यों के बीच में दोनों का है, तो इसमें उद्योग प्रबंधन है, पर्यावरण है, अभिभावक बच्चों को सुनता, समान नागरिक संहिता, ये केवल आपको DPSP में मिलती है। ये आपको अभिभावक बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान कराएं, ये आपको मिलती है DPSP में। ये आपको अभिभावक के बारे में नहीं मिलती है, ये स्टेट के लिए होता। अगर यहाँ स्टेट लिखा होता तो ये कथन सही था, अन्यथा गलत था, तो ये हो गया गलत, ठीक। पर्यावरण संरक्षण, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अब DPSP में पर्यावरण संरक्षण को आप 48A में देखते हैं जाके, याद रखना 48A में देखते हैं, ठीक है। मौलिक कर्तव्य में 51A, और उसमें शायद आपको हिंदी में मुझे अच्छा छा है या कुछ है ऐसे, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, बट हाँ उसमें ये आपको मिलता है, ठीक। याद रखना ये दोनों में आपको देखने को मिलेगा, तो पर्यावरण संरक्षण इसमें बिल्कुल सही है। और क्या है, फिर 20वां है ग्राम सभा यानी पंचायती राज। फिर उठ के चला आया न्यायालय के जो त्यागपत्र है उसके बारे में बात की, साधारण सा क्वेश्चन था, बेसिकल क्वेश्चन था। फिर अनुसूचियों की बात की गई है। मेरे कहने का उद्देश्य ये था, ऐसे ही मैंने पूरा ये सोल्यूशन जो था ये मैंने आपको बना के यहाँ पे दे दिया था,
इसमें आपको कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा 2021, 2022, 2023। लेकिन मुख्य बात हमारी ये है जहाँ पे यहाँ पे हम थे, ठीक, कि एक तो बेस क्वेश्चंस आपसे लगातार पूछे जा रहे हैं, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात है कि जो ये टैग्स मैंने लिख रखे हैं, क्वेश्चन का तरीका क्या है, आर्टिकल कितने पूछे गए, ठीक, उनके बारे में है। जो एग्जैक्ट डेट एंड टाइम जो आपसे पूछा गया उसके लिए 2 क्वेश्चन देखिए निकल के आए। स्टेटमेंट जो थे इसमें कथन कारण वाले अलग थे और ये अलग थे, यानी 8, 2, 10। तो 2023 के अगर पेपर की मैं एनालिसिस करूं तो मैं ये समझता हूं पेपर एनालिटिकल है। ये कैसे पता चला, ये मुझको इन 2 पॉइंट से पता चला, ठीक। कौन कौन से, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, ठीक। ये 2 पॉइंट पे अगर जाता हूँ तो एनालिटिकल पेपर मुझे नज़र आता है, ठीक। इसमें टैग कौन कौन से हैं, तो टैग ये हैं, इनको आप ठीक से ढंग से तैयार कर लेंगे, इनको बिल्कुल ठीक से अगर तैयार कर लिया तो बस आराम से मज़े करिए। 2022 के पेपर में इसी तरीके से मैंने जो है टैग्स डाल रखे हैं। क्या डाल रखा है इसमें, जैसे ये डाल रखा है, ठीक, ये सब चीज़ें हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको रिपीट होती नज़र आ रही हैं। क्या आ रही हैं, शेड्यूल रिपीट हो रहा है, पंचायती राज समितियाँ रिपीट हो रही हैं, ठीक, संविधान संशोधन बिल्कुल रिपीट हो रहा है, फंडामेंटल राइट यानी जो मूल संरचना है, फंडामेंटल राइट सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ यार, केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य का जो केस था, ठीक है, उसमें संविधान की जो मूल संरचना है इसके बारे में बार बार सवाल आता है, बार बार रिपीट होता है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। मौलिक कर्तव्य रिपीटेड है, यूपीएससी के बारे में पिछले क्वेश्चन में भी पूछा गया, और इंटरिम सरकार के बारे में भी, इंटरिम सरकार कह लो या संविधान सभा जो बनी थी उसके जो कार्यप्रणाली थी उसके बारे में हम लोग 2023 का क्वेश्चन देखा, उसमें संविधान के भाग में कालानुक्रम यानी क्रोनोलॉजी पूछ ली। चीज़ें आप देखिए बिल्कुल उसी डायरेक्शन में चल रही हैं, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल वैसे डायरेक्शन क्रोनोलॉजी से। इसमें मैंने जैसे मार्क कर रखा है कि 3 क्वेश्चन जो थे 2022 में वो क्रोनोलॉजी यानी ऑर्डर से पूछे गए थे, इसलिए ऑर्डर भी ध्यान में, जब आप क्वेश्चन को जो कोई भी आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें ऑर्डर ज़रूर आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दूसरी बात, शेड्यूल से जैसे एक क्वेश्चन था, स्टेटमेंट से एक क्वेश्चन था, मैचिंग से 3 क्वेश्चन था, देख रहे हैं आप, मैचिंग एंड ऑर्डर, यहाँ पे इसको देखो ध्यान से, मज़ा आ जाएगा, समझ। फिर 2021 के पेपर में ये मैंने टैक्स डाल रखे हैं, देखिए क्या शानदार टैक्स है, यही तो बार बार रिपीट हो रहे हैं। मौलिक अधिकार नहीं हो रहा, मौलिक कर्तव्य नहीं हो रहा, राष्ट्रपति से बार बार पूछा जा रहा है, आर्टिकल आपसे बार बार पूछे जा रहा है, मंत्री परिषद आपसे बार बार पूछी जा रही है, मौलिक अधिकार आपसे पूछे जा रहा है, संविधान की विशेषता प्रस्तावना, समझे, ये लगभग एक ही तरीके से आ जाती हैं दोनों में। संविधान की जो विशेषता है वो संविधान की प्रस्तावना में परिलक्षित होती है, ठीक है। और जैसे पंचायती राज हर बार पूछा जा रहा है, 2-3 क्वेश्चन, कैसे आप भूल सकते हैं, कैसे भूल जाएंगे बताइए। कमीशन जो है वो आपसे बार बार पूछा गया, इस क्वेश्चन में इस पेपर में 2 कमीशन आपसे पूछे गए थे, एक महिला आयोग के बारे में पूछा गया था और एक कमीशन और था चुनाव आयोग के बारे में पूछा गया था, मुझे याद आ गया, ठीक है, याद रखना। वित्त आयोग देखिए, फाइनेंस कमीशन में बार बार कह रहा हूँ आपसे पूछा जा रहा है, आप मान ही नहीं रहे हैं। इसके निर्वाचन आयोग 324 पहुँच जाइए, बार बार पूछा जा रहा है, क्या है, हर बार पूछा जा रहा है, ठीक। विभागीय प्रणाली, ये पुराना क्वेश्चन है, हालांकि निकल के आया 1961 में चालू की गई थी जो पोर्टफोलियो सिस्टम था, ठीक है। ये समितियां हैं संसद की, बार बार पूछी जा रही है ये सारी चीज़ें। यहाँ पे देखिए मैंने क्या क्या रायता फैलाया 2021 में, मैचिंग में 2 क्वेश्चन आए थे, स्टेटमेंट में 3 थे और 3 क्वेश्चन वैसे थे, इसमें यहाँ पे क्वेश्चन लिख गया है लेकिन यहाँ पे ओनली स्टेटमेंट लिखिए, यानी यहाँ से 6 क्वेश्चन निकल के आए थे और यही आंकड़ा 2023 के पेपर में आपको 9 क्वेश्चन के बराबर पहुँच गया था, यहाँ से 6 से 9 हो गया। कोई बड़ी बात नहीं है, 2024 का जब आप पेपर दें तो ये आंकड़ा 11 या 12 के आसपास आपको देखने को मिले, फिर आप कहें हाय तौबा ये क्या हुआ, समझे। ये सारी चीज़ें, डेट जीते फैक्चुअल है, कुछ जो चीज़ें मुझे पढ़नी है उसमें मुझे ये याद रखना है कि मुझे डेट और फैक्चुअल चीज़ें भी उसमें पढ़नी है, ठीक। पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से 2 क्वेश्चन सीधे सीधे आ गए, आर्टिकल से 2 क्वेश्चन आ गए, क्रोनोलॉजी 1 आया, ठीक, कमीशन से 2 आए, कमेटी से 2 आए, फाइनेंस कमीशन से 3 क्वेश्चन, बाप रे बाप, देखिए कुछ चीज़ें अगर आप तैयार कर लें 80% से ज़्यादा आप ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैं आ जाता हूँ इस पर, किस पे आ गया, हाँ ये देखिए 2020 का पेपर है, इससे पहले 2021 के पेपर में एक शानदार बात और भी है, ये है कि इसमें जो टोटल क्वेश्चन की जो संख्या थी वो 26 थी, बहुत अभी तक की सबसे शानदार, बहुत शानदार, मज़ा आ जाएगा। अगर मेरे कहने के अकॉर्डिंग अगर आप करके जाते हैं तो मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि आप हंसते मुस्कुराते हुए आधे, जब जैसे आपके हाथ में पेपर आएगा तो वहाँ पे आप बैठ के मुस्कुराएंगे,
मुस्कुराने का मतलब ये नहीं कि नींद में मुस्कुराएंगे, मुस्कुराने का मतलब ये है कि जो आप गिरी से गिरी हालत में 100 से ज़्यादा क्वेश्चन सही अटेंड करके आएंगे। इस स्ट्रेटजी को अगर आपने हर सब्जेक्ट में फॉलो कर लिया, ये चीज़ें मैंने की हैं, पेड ग्रुप में मैंने ऑलरेडी की हैं, ठीक है। इसलिए जहाँ मैं पहले पढ़ाता था वहाँ पे मैंने ये जो फंडा था, ये फंडा दिया था, ठीक। तब मास लोगों के हाथ में नहीं था, आज से ये मास लोगों के हाथ में पहुँच गया। आर्टिकल से देखिए कितने क्वेश्चन पूछे गए, 6 क्वेश्चन पूछे गए। पार्ट से पिछले क्वेश्चन में भी 2 पूछे गए थे, इसमें भी 2। टाइम डेट से 2 पूछे गए थे, 2। मैचिंग से 2 स्टेटमेंट से 3 रिमेनिंग डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए। यही तो सिस्टम चल रहा है, इसको ध्यान में क्यों नहीं रखते हैं आप? ठीक, यही तो सिस्टम चल रहा है। ये देखिए टैग दे रखे हैं, संविधान की अनुसूचियाँ बार बार पूछेंगी, प्रकृति बार बार पूछेगी, फंडामेंटल राइट बार बार पूछा गया। कैग यहाँ पे एक मतलब सवाल एक अच्छा बन के आया था कैग का, ठीक। संविधान के प्रकृति बार बार, पंचायती राज क्या कहने आया है, दिवस भी पूछा गया, स्टेटमेंट भी पूछा गया। 24 अप्रैल इसका दिवस भी मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को ही पंचायती राज एक्ट जो था वो लागू किया गया, जबकि 20 अप्रैल 1992 को पंचायती 73वां संविधान संशोधन जो था उसको पास किया गया था, समझो मंजूरी मिल गई थी, याद रखना, ठीक है। आर्टिकल 32 रेट देखिए सामने पड़ा हुआ है, ये क्या मज़ेदार चीज़ है। ये चीज़ें तो ऐसी हैं कि द फंडामेंटल धन विधेयक, चले जाइए आराम से बैठिए, जाके 110 में घूमिए, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आराम से घूमिए, सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता, ये थोड़ी थोड़ी ऐसी चीज़ें हैं। एक आध 2 चीज़ें आपको इधर उधर से देखने को मिलेंगे। DPSP 42 देखिए पूछ किया। ये वाला क्वेश्चन जो था, मजदूर किसान शक्ति संगठन, ये बहुत गंदा क्वेश्चन था, ये बहुत अतरंगी क्वेश्चन था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 80% से ज़्यादा, 100% नहीं कह रहा हूँ। अगर ऐसा क्वेश्चन ना आए तो मैं यहाँ आपसे लिख दूंगा कि 100% आप इस पेपर में स्कोर करेंगे, यानी पूरा पेपर 100% करेंगे, ठीक। वहाँ पे जो मैंने कैप्शन में सबसे पहले जो लिख रखा था उसका मतलब था कि 100% आप पेपर में सफल होंगे। ये मत कह देना कि यहाँ कुछ और कह रहे वहाँ कुछ और कह रहे, ऐसा नहीं है। जो कह रहा हूँ वही है, ठीक है। तो सीन क्या है? सीन कुछ ऐसा ही है। इसलिए इस पेपर की PDF मैं आपको दे दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप चले जाएँ। और आगे आने वाले दिनों में 4-4, 5-5 दिन का मुझे टाइम दो, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको मैंने 30, 35, 40 मिनट जो भी हो रहे हैं, इससे सारी चीज़ें मैंने बता दी। इसका मतलब ये नहीं है कि 40 मिनट में ये सब चीज़ें तैयार हो जाती हैं, 4-4, 5-5 दिन लगते हैं। और हम लोग एक लैंडमार्क सेट कर रहे हैं, सेवार सिविल सर्विसेज एक लैंडमार्क सेट कर रही है, UP PCS खासकर। केवल मैं UPSC की तरफ हम लोगों का ध्यान बिल्कुल नहीं है, और किसी एग्ज़ाम की तरफ मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं है। केवल आयोग के 2 एग्ज़ाम, एक UP PCS, दूसरा रिव्यू ऑफिसर। और अगर आयोग अन्य स्तर से अगर कोई एग्ज़ाम कराता है, केवल आयोग मतलब केवल UP पब्लिक सर्विस कमीशन, केवल 2 ही चीज़ों पे काम कर रहे हैं। और 2 ही चीज़ों पे हम लोग एक लैंडमार्क सेट करेंगे आगे आने वाले दिनों में, आप लोग देखेंगे। तो अगर कोई जुड़ना चाहे सेवार सिविल सर्विसेज के साथ में, तो इस चैनल को प्रॉपर सब्सक्राइब कर लेना। मैं बार बार ये बातें बोलता नहीं हूँ अक्सर सब्सक्राइब करने वाली, बट हाँ ठीक है, याद दिलाना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है, और टेलीग्राम है, वहाँ पे हम लोग एक फ्री और लगातार जो क्विज़ है उसको ऑपरेट कर रहे हैं, उसको हम लोग चला रहे हैं। और वो क्विज ऐसी है कि 2.5 महीने में वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। टोटल टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग डेली उसको एक टॉपिक देते हैं। उससे पहले 1 महीने का टॉपिक जैसे हम लोगों ने पहले दे दिया, इसके बाद में उसको पूरा डेट वाइज डेट उसका वो आपका टेस्ट होता रहता है। उसके बाद में उस डेट पे जो समस्याएं होती हैं उससे हम लोग बच्चों से हर क्वेश्चन पे सीधे इंटरेक्ट भी करते हैं, राइट। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और अगर एक देखिए जीवन में 2-3 लोग ऐसे, 1-2 लोग ऐसे रखिए जिससे आप अपनी परेशानियां आप अपनी कह पाएँ, ठीक है। बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप फंसते हैं, तमाम सी चीज़ें आप लेके बैठ जाते हैं, ये मटेरियल है, वो मटेरियल है, ये कोचिंग के नोट्स हैं, वो कोचिंग के नोट्स हैं। इतने सारे टेलीग्राम ग्रुप में आप घुसे हुए हैं, इतने सारे चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखे हैं, इतनी सारी बुक्स आपने कलेक्ट कर ली हैं। और सही बताएं, आपको अगर 1 साल नहीं, आपको 2 साल 3 साल दिए जाएँ केवल PT की तैयारी करने के लिए। जितना ज़्यादा मटेरियल रखेंगे उतनी PT की तैयारी ख़राब हो जाएगी। ऑथेंटिक बुक रखिए, ये जो एनालिसिस है उसको रखिए, एक बुक इसके लिए केवल लक्ष्मीकांत हो वो आपका काम चला सकती है। और जब इतनी चीज़ें जब आप सीख लेंगे ना, तो आपको ये पता होगा कि भाई साहब इसको पढ़ना कैसे है, इसको कैसे करना है। ये जो टैग मैंने दिए हुए हैं ये कहीं मिलेंगे नहीं, मेहनत लगती है इसमें, ठीक है। ये जो एनालिसिस है इसमें मेहनत लगती है, कोई करता नहीं है ये। इसलिए मैंने कहा कि रायता फैला हुआ है, पूरा रायता फैला हुआ है।
यूट्यूब पे ऐसी बीमारी फैल रही है एनालिसिस के नाम पे केवल व्यूज़ कलेक्ट करने के लिए कि मैं बता नहीं सकता हूँ। ठीक, पंचायती राज यहाँ भी देखिए घुसा हुआ था, हर साल 2-3 क्वेश्चन, हर साल 2-3 क्वेश्चन। सीवीसी पूछ लिया, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक, हर साल कमीशन 1-2 पूछे जाते हैं। निर्वाचन आयोग पूछ लिया जाएगा, यूपीएससी आपसे पूछ लिया जाएगा, है ना। ऐसे सारे बहुत सारी चीज़ें हैं, सीवीसी है उसको आपसे पूछ लिया गया। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको आप देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे वाले 4-5 दिन के बाद में मैं एक अलग ऐसे ही मैं स्ट्रेटजी लेके आऊँगा। अलग स्ट्रेटजी तो मैं नहीं बोलूँगा, उसको एनालिसिस बोलूँगा। स्ट्रेटजी एनालिसिस के बाद में होती है, ठीक, कैसे करना है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और कोई ज़रूरत हो तो मेरा नंबर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ मैं लिखता हूँ 9453028097। मैं सीधे कॉल मत करना, कृपया पहले मैसेज कर देना बस, ठीक है। थैंक यू वेरी मच जुड़े रहने के लिए सिवाड़ सिविल सर्विसेज के साथ में। धन्यवाद।